अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो यूरोप का वक्त खत्म हो चुका है। अगले 5 साल में यूरोप खो देगा आर्थिक महत्व। और पुतिन के सलाहकार एंटन कोबियाकोव की यूरोप को यह वार्निंग है। वित्त, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और राजनीति में यूरोप की संप्रभुता खत्म हो जाएगी। अब एशिया और मिडिल ईस्ट का वक्त आ गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है पुतिन के सलाहकार की ये चेतावनी है यूरोप को। तो कोबियाकोव ने जो कहा है जरा उसको भी हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं कि यूरोप का वक्त खत्म हो रहा है। अगले 5 साल में यूरोप खो देगा अपना आर्थिक महत्व। वित्त, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और राजनीति में यूरोप की संप्रभुता खत्म हो जाएगी। पुतिन के सलाहकार एंटन कोबियाकोव की ये यूरोप को है चेतावनी। अब एशिया और मिडिल ईस्ट का वक्त आ चुका है। ग्लोबल साउथ नई विश्व ताकत के रूप में उभर रहा है। तो ग्लोबल साउथ का उन्होंने जिक्र किया है। राजन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। घुमा फिराकर यह बात आ रही है कि जो न्यू पावर सेंटर है वो साउथ एशिया है और एससीओ की बैठक में शायद यह मैसेज बहुत दूर तक चला जा चुका है। जी, माइक पेंस मैं बता दूं कि बहुत बड़े राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विशेषज्ञ तो नहीं है, लेकिन जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उसका कारण यह है कि जो आप ग्लोबल साउथ की बात कर रहे थे, ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज हैं जिसको अगर आप ब्रिक्स के रूप में मान लीजिए देख लें भी फॉर द टाइम बिंग, या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 74 कंट्री उसमें आएंगे। तो ब्रिक्स में जो भी कंट्री हैं उनका जीडीपी अगर देख लें अभी के टाइम पे लगभग 10 कंट्री उसमें भी हैं, तो उसका जीडीपी देख लें। और G7 जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड का एक इंस्टीट्यूशन माना जाता है, आर्थिक संस्था के रूप में देखा जाता है, तो ब्रिक्स की इकोनॉमी जो है इसके इकोनॉमी से G7 की इकोनॉमी से आगे जा चुका है। उसके बाद अगर ग्रोथ रेट की बात करें, जीडीपी पर ईयर की बात करें, तो मैं बता दूं कि जो ग्रोथ रेट 70% जो अभी ग्रोथ रेट है वो अभी ग्लोबल साउथ के देशों से आ रहा है। उसमें चीन, भारत, ब्राजील इत्यादि सबसे महत्वपूर्ण है ग्लोबल साउथ के देशों में की बात करूं तो। पॉपुलेशन की बात करूं, जो यंग पॉपुलेशन, जो स्किल पॉपुलेशन की बात करूं, टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो ये सारे कंट्री, सारे जो इनोवेशन है, ज्यादातर इनोवेशन अमेरिका को मैं छोड़ दे रहा हूं। अमेरिका अभी भी डेवलप करता रहेगा, लेकिन जो यूरोप है निश्चित रूप से उसका डिक्लाइन हो रहा है। और मैं जहां तक यूरोप में 3 कंट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रिटेन को अलग कर रहा हूं क्योंकि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो उसमें फ्रांस है, इटली है और जर्मनी है। जर्मनी के पास कोई मिलिट्री पावर नहीं है। फ्रांस की इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है कि वहां के फिनांस मिनिस्टर बोल चुके हैं कि उनको आईएमएफ से लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो निश्चित रूप से वेस्ट का डिक्लाइन हो रहा है और ग्लोबल साउथ के कंट्री फ्यूचर में लीडर्स होंगे। यानी आप मानते हैं कि ये जो असेसमेंट है इसका आधार मजबूत नजर आता है। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट, नाटो से बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है रूस। नाटो बॉर्डर पर रूस कर रहा है सैन्य किलेबंदी। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के दावों से हड़कंप मचा हुआ है। बॉर्डर पर नाटो कमांड सेंटर खुलने के बाद रूस की तैयारी तेज हो गई है। तो नाटो बॉर्डर पर रूस की किलेबंदी शुरू हो गई है। कुछ अहम फैक्ट्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। नाटो देश फिनलैंड से लगे बॉर्डर पर रूस का सैन्य डिप्लॉयमेंट हुआ है। फिनलैंड बॉर्डर के पास एडवांस सिक्योरिटी वॉल तैयार कर रहा है रूस। बॉर्डर पर स्टील रॉड फेंसिंग के साथ कई जगह वॉच टावर बनाए गए हैं। नाटो पर नजर रखने के लिए रियल टाइम सर्विलेंस भी कर रही है सेना। और नाटो विमानों और ड्रोन्स को ट्रैक करने के लिए अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी यहां पर डिप्लॉय किया गया। सिक्योरिटी वॉल के ठीक पीछे आर्टिलरी और टैंकों की तैनाती भी होगी। बॉर्डर के पास नाटो मिलिट्री कमांड सेंटर होने से तैयारी जरूरी, यह दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है। न्यूज़वीक के सोर्सेज से हम ये खबरें आपके सामने रख रहे हैं। और देखिए, विदेशी कंपनियों को रूस का बड़ा अल्टीमेटम भी सामने आया। यूक्रेन का समर्थन करने वालों को रूस में नो एंट्री, वापसी के लिए कंपनियों को रूस की शर्तें माननी होंगी। रूस में कारोबार करना है तो रूस के मुताबिक चलना होगा। और क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह दावा किया है। इन कंपनियों के लिए इन कंडीशंस का जिक्र उन्होंने किया है। तो देखिए क्या कहा गया है, विदेशी कंपनियों के लिए रूस में काम करने के लिए जो शर्तें, जो अल्टीमेटम है वो क्या है। तो मल्टीनेशनल कंपनियों को वापसी के लिए रूस की शर्तें माननी होंगी और जंग में यूक्रेन का समर्थन करने वालों को रूस में नो एंट्री है। रूस में कारोबार करना है तो रूस के हिसाब से चलना होगा, रूस के मुताबिक चलना होगा। रूसी बाजार से निकलने पर विदेशी कंपनियों को $107 अरब का नुकसान। और
BP को करीब 25 अरब डॉलर और मैकडॉनल्ड्स को 1.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। जंग के बाद 772 कंपनियों ने रूस छोड़ दिया। करीब 2200 विदेशी कंपनियां अभी भी मौजूद हैं। टास जो कि रूसी न्यूज एजेंसी है, उसके सोर्स से यह जानकारी सामने आ रही है। तो आप देखिए किस तरीके से एक नई कंडीशंस के साथ आ रहा है। और आपको याद होगा कि इकोनॉमिकली रूस को कमजोर करने की शर्तें लगाई जा रही थी, लेकिन अब रूस की शर्तें सामने आ रही है। तो इस बीच जानकारी यह भी कि जिस तरीके से ये सारी तैयारी रूस कर रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पर, बॉर्डर पर, कीव पर हमले की, ये अपने आप में दिखा रहा है कि रूस अब फुल फ्लेज एक तरीके से विक्ट्री की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और रूस के क्रास्नोदर में इधर ड्रोन हमले हुए हैं, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया है। क्रास्नोदर में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला हुआ है और इल्स्की तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। इस हमलों से रिफाइनरी के कई ऑयल टैंक तबाह हो गए। रूस की 25% से ज्यादा रिफाइनिंग क्षमता नष्ट करने का दावा। वहीं रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन का नॉन स्टॉप हमला जारी है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से दहला रूस का ब्रियांस्क। रूस की ट्रुब्जा पाइपलाइन पर विध्वंसक हमलों से ब्रियांस्क में पंपिंग स्टेशन तबाह हो गया और ड्रुब्जा पाइपलाइन पर एक महीने में तीसरी बार बड़ा हमला हुआ है। तो रूस के एनर्जी ठिकानों को निशाना बना रहा है यूक्रेन। लगातार यूक्रेन के ड्रोन हमलों से दहले ब्रियांस्क और क्रास्नोदर। ब्रियांस्क में द्रुब्जा पाइपलाइन पर हमला किया गया, पंपिंग स्टेशन इस हमले में तबाह हुआ है। द्रुब्जा पाइपलाइन पर एक महीने में तीसरी बार यह बड़ा हमला हुआ। हमले की वजह से रूस से हंगरी, स्लोवाकिया को तेल सप्लाई बंद हो गई है और क्रास्नोदर में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया गया। रूस की 25% से ज्यादा रिफाइनिंग कैपेसिटी नष्ट करने का यूक्रेन ने दावा किया है। तो इस तरीके से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है यूक्रेन और रूस यूक्रेन के बीच जंग नहीं रुकेगी। ये देखिए एक और दावा सामने आ रहा है, यूक्रेन से रूस का शांति समझौता असंभव। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से पुतिन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन में मार्शल लॉ के बीच नहीं हो सकता समझौता, यह पुतिन ने कहा है। और रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास ने यह दावा किया है। तो यूक्रेन से डील है असंभव, पुतिन ने कहा है। क्या कहा है? रूस यूक्रेन के बीच 3.5 साल से जारी जंग रुकने के आसार नहीं है इसके। यूक्रेन से व्यवहारिक रूप से शांति समझौता असंभव है। रूस ने यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के शासन को गैर कानूनी बताया और यूक्रेन में वैध राजनीतिक व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है। यूक्रेन में मार्शल लॉ के बीच नहीं हो सकता है समझौता। और व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से पुतिन ने यह ऐलान किया है, क्षेत्रीय समझौते के लिए जनमत संग्रह मार्शल लॉ में नहीं हो सकता है, यह पुतिन ने कहा है। और द्विवेदी सर, अब कुल मिलाकर जीजे सर, ये कुल मिलाकर अब तो एक चीज साफ दिख रही है कि न सिर्फ वॉर मशीन के जरिए बल्कि पॉलिटिकली भी प्रेशराइज कर रहे हैं लगातार पुतिन यूक्रेन को, कीव को, ज़ेलेंस्की को, और साफ कह रहे हैं कि ये सत्ता ही अपने आप अवैध है। इसे क्या बात करें, क्या डील करें? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे मैं देख रहा हूं कि एक तो फिनलैंड के पास अगर देखा जाए तो उसकी पूरी तैयारी है, और अगर वहां पे तैयारी होती है, अगर फिनलैंड के ऊपर अटैक होता है रशिया का, तो मैं समझता हूं जो दूसरे देश स्वीडन और नॉर्वे और जो साथ वाले देश हैं छोटे छोटे, वो लपेट में बहुत जल्दी ले लेगा रशिया, बिकॉज ये इतने ताकतवर देश नहीं है। और साथ में जर्मनी में एक साथ खड़े हो जाएगा। और फिर दूसरी तरफ पॉलिटिकली जैसे आप बता रहे हैं कि वो समझता है, पुतिन साहब समझते हैं कि ये जो ज़ेलेंस्की है इसने मार्शल लॉ लगा रखा है, ये इसकी जो वहां पे जिस तरीके से इसका वहां पे रूलिंग कर रहा है, ये राज कर रहा है, वो उनको बिल्कुल सही नहीं लग रहा। तो इसको भी हटाने के चक्कर में पॉलिटिकली प्रेशर भी इसके ऊपर आ रहा है। और फिर दूसरी बात ये कि इकोनॉमिकली जैसे आप बता रहे थे कि अभी रशिया ने अपनी कंडीशंस रखी हैं दूसरी कंपनियों को काम करने के लिए रूस के अंदर, तो मैं देख रहा हूं ये जितने फ्रंट है, अगर तीनों चारों फ्रंट के ऊपर वो अपनी फोर्टिफिकेशन कर लेता है, अपने आप की कवर कर लेता है,
तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये जो प्यूटन साहब हैं, ये किसी टाइम भी यहाँ पे एक गेम चेंजर की तरह ठीक है, पूरे का पूरा नक्शा बदल ठीक है, यानी सकते हैं। फुल प्रेशर रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से जी हाँ। बनाया जा रहा है कीव के ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमिक हो या फिर वॉर जोन में हो। समय हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, इस बीच कुछ अहम खबरें आपको बता दें। एक और बड़ी खबर है, रूस के विनाशक हमलों से कांप गया ओडिशा। पोर्ट सिटी ओडिशा में रूस के हमलों से महाविनाश। ओडिशा के चोर्नोमोर्स्क पोर्ट पर भीषण हमला हुआ है। हमलों से भीषण आग की चपेट में आ गए कई इलाके। यूक्रेन की ऑयल फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा है। अगली बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े पोर्ट को दहला दिया है। ब्लैक सी से लगे इलाकों में रूस की एयर स्ट्राइक। ओडिशा पोर्ट में मिसाइल हमलों से हुई है तबाही। भीषण आग की चपेट में कई ऑयल टैंक आ गए। ओडिशा के रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन से हमले किए गए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH